जिस तरह हमें जीने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, प्यारे बच्चों आप लोग भी मेरे साथ रिपीट कीजिए कि जिस तरह हमें जीने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह अगर आपको क्लास 10 टर्म 2 एग्जाम साइंस सब्जेक्ट के अंदर 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाना है तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ेगी। यस प्यारे बच्चों, मतलब क्या हो गया कि साइंस क्लास 10 बिना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस किए 40 आउट ऑफ 40 अगर आप टारगेट कर रहे हैं या फिर मैक्सिमम मार्क्स टारगेट कर रहे हैं तो आ ही नहीं सकता। ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैंने बोला कि जीने के लिए पानी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाने हैं या फिर मैक्सिमम मार्क्स साइंस में लाने हैं तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई भर भर के पूछा था टर्म 1 में एंड टर्म 2 में भी साइंस सब्जेक्ट में स्पेशली पूछने वाला है। इसलिए सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी जो आपका चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है उसका हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया था। आज के वीडियो में जो आपका फिजिक्स का एक प्यारा सा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है वहां से कुछ इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें कुछ क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे भी जा चुके हैं वैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों क्या आप लोग रेडी है? आप लोग फटाफट नोटबुक ओपन कीजिए और उसके साथ साथ कोई बच्चा अगर नया वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और वीडियो के एंड में एक होमवर्क क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा। तो फटाफट आप लोग अपना नोटबुक या फिर कॉपी ओपन कीजिए। उससे पहले मैं एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं होते, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो एंड 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाओ, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अनलिमिटेड सवाल पूछो कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से लेकर 12th आईआईटी जेईई नीट सीबीएसई या किसी स्टेट बोर्ड का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो साइंस सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पे चल रहा है क्लास 9 से लेकर 12th आईआईटी जेईई नीट वाले बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस जिसमें हिस्सा लेकर सभी राज्यों के बच्चों ने लाया रैंक 1। तो आज ही इंस्टॉल करो डाउटनट ऐप को, सारे डाउट्स भगाओ एंड टॉप लाओ। देखिए प्यारे बच्चों ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, और यकीन मानिए ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई ने बस ये जो डेटा देख पा रहे हैं ना, किसी में एल किसी में ए किसी में a/3, इसको बस थोड़ा बहुत चेंज करता है। और इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट 10 साल में सीबीएसई ने कम से कम 7 बार तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर क्वेश्चन क्या वो तो बताइए। जी बिल्कुल, देखिए प्यारे बच्चों इसमें क्या बोल रहा है, 3 फिगर है ABC और ये तीनों सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर है। ठीक है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप में है एंड कॉपर के बने हुए, ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सभी का एरियाज एंड लेंथ अलग अलग है जो कि आपका यहां पर दिया हुआ है। आपको क्या बोलना है, आपसे क्या पूछा गया है, कंपेयर द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द 3 कंडक्टर एंड जस्टिफाई योर आंसर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यानी क्या बोला जा रहा है कि ये तीनों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा या बराबर होगा, रेजिस्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। यानी कि तीनों फिगर को देखते हुए आपको कमेंट करना है, उसके रेजिस्टेंस एज वेल एज रेजिस्टिविटी के ऊपर कंपेयर करना है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन हार्ड है क्या? ना ना, क्वेश्चन तो काफी इजी है। कैसे देखिए, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये वाला फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था। पिछला वीडियो हमने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बनाया था, उसमें नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं कि एक तो ओम्स लॉ जो बच्चे लोग जानते हैं, V = IR पता तो है। यस सर जी पता है, वेरी गुड। और जो दूसरा फॉर्मूला है जो बच्चे को पता होना चाहिए कि R = ρ × L/A, मतलब क्या हो गया, R रेजिस्टेंस है,
जो ये रो है इसको आप लोग P की तरह समझ सकते हैं। तो ये रो है, या फिर डेंसिटी का सिंबल भी आपने देखा होगा, तो इस टाइप का रो है। ये डेंसिटी नहीं है प्यारे बच्चों, ये रेजिस्टिविटी होता है। सभी मटेरियल का अपना अपना रेजिस्टिविटी होता है। कॉपर का अलग होता है, यहाँ पर कॉपर दिया, मतलब सभी अगर अलग अलग मटेरियल का बना हुआ होगा तो उसका अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो आपका रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और यहां से आपका 2-3 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो लेंथ पे एंड एरिया पे डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस आपका पोटेंशियल डिफरेंट या फिर करंट पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस यहां से देखिए लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दो फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, स्पेशली ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो रेजिस्टिविटी ये रो है ये किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे ये जो रो है रेजिस्टिविटी ये डिपेंड करता है। नोट डाउन कर रहे होंगे तो जरूर कीजिएगा। मैं कुछ बात बता रहा हूं, क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट एक्स्ट्रा बातें भी आपको जानना जरूरी होता है। तो इतना काफी है इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस लेंथ एरिया पर डिपेंड करेगा। जो ये रेजिस्टिविटी है ये नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी मटेरियल किस चीज का बना हुआ है, एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेजिस्टेंस बोला है ना, तो हम लोग तीनों का रेजिस्टेंस निकालेंगे इस वाला फॉर्मूला से, क्योंकि लेंथ एंड एरिया यहां पर फॉर्मूला में आता है और फिगर में भी लेंथ और एरिया अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले पहला वाला जो फिगर है उसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। आप एक ही करके बताइए, जो हमारा रो है वो तो हमारा रो है, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या है, कॉपर, तीनों कॉपर का बना हुआ है ना प्यारे बच्चों। ये थोड़ी बोला कि ये कॉपर का है, ये एल्यूमिनियम का है, ये किसी और चीज का है, ऐसा तो नहीं बोला गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर तीनों कॉपर का बना हुआ है, साफ साफ पता चल रहा है। इसलिए तीनों केस में जो रो है यानी कि रेजिस्टिविटी वो सेम होगा। ये अभी मैंने बता दिया, बट वो आगे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर रो रो रहेगा। L यानी लेंथ, ये क्या दिया हुआ, कैपिटल A दिया हुआ है। ए पहले वाली फिगर में क्या दिया हुआ, कैपिटल A दिया हुआ। तो ये हमारा पहला हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारा दूसरा फिगर के लिए रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इसको हम लोग R डैश मान लेते हैं। ठीक है, R डैश मान लेते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग रेजिस्टेंस आएगा ना। तो ये हमने क्या मान लिया, R डैश की जगह, या फिर एक काम कर सकते हैं आप लोग ना, R डैश ना मानिए, RB मान लीजिए, और ये पहले वाले को RA मान लीजिए। क्यों, क्योंकि ये पहला फिगर है A वाला, इसलिए मैंने RA मान लिया। ये दूसरा फिगर है इसलिए RB मान लिया। ये बस हमने लेट किया, इसमें ई फॉर बट वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला बताइए, रो L बाई ए होता है, रो रो रहेगा। L हमारा क्या दिया हुआ है, L हमारा फिगर B में 3L दिया हुआ है, तो 3L लिखिए। A यानी एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया हमारा इस वाले फिगर का A/3 दिया हुआ है। तो A/3 यानी कि A/3 यहाँ ऐसे हो गया। तो यहाँ से RB क्या आ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस ऑफ फिगर B 3 ऊपर जाएगा और 3 × 3 9 हो जाएगा। तो 9 रो L बाई ए आ जाएगा ना प्यारे बच्चों, आएगा कि नहीं, यस सर जी आ जाएगा, वेरी गुड। अब क्या कीजिए, जो तीसरा वाला फिगर है उसको हम लोग अगर उसका रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, उसको मैं RC से डिनोट कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, रो रो रहेगा। L क्या इस वाले फिगर में L/3 है, तो लिखिए ना L/3। एंड एरिया क्या है, A, यहाँ पर एरिया आपका 3A है। तो आप क्या हो जाएगा बताइए, जो L/3 है, जो इसमें ये वाला जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए। तो रो L/9A आ जाएगा। क्या प्यारे बच्चों, यस यही आ जाएगा। तो हमने क्या किया, तीनों फिगर का रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका कम है प्यारे बच्चों, बताइए। तो यहाँ पर साफ साफ देखिए, क्या देखिए बताइए, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, RB 9 को मैं साइड करूँ तो यहाँ पर रो L/A को क्या मैं RA लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ से देखिए RA हमारा क्या आया था, रो L/A आया था, तो ये हमारा RB क्या आ गया, 9 टाइम्स हो गया RA। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, RC को 1/9 को साइड कर दीजिए, तो रो L/A हमारा RA है, तो ये हमारा ये आ गया। तो आप बताइए
ये तीनों में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है? आपको क्या दिख रहा है? जो हमारा बी वाला फिगर है ना, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आया। फिर क्या लिखिएगा? देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ बी ग्रेटर देन, अब देखिए सबसे ज्यादा इसका, अब देखिए ये हमारा आर है, ये है, और जो आर सी है वो हमारा आर ए से 9 टाइम्स कम है, डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए कम है। यानी कि सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ ए वाला फिगर आ जाएगा। एंड थर्ड और लास्ट में क्या आ जाएगा? जिसका सबसे कम रेजिस्टेंस है वो हमारा सी वाला है। तो ये हमने क्या कर लिया? कंपेयर कर लिया, रीजन भी मैंने बता दिया। क्या बात क्लियर है? समझ में आया? इतना कर दिया, आपको 2 मार्क्स मिल गए प्यारे बच्चों। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, रेजिस्टिविटी भी आपको बताना है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले? बताइए कि रेजिस्टिविटी आपका नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर के बारे में तो क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है। नेचर ऑफ मटेरियल, तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है? 3 सिलिंड्रिकल कॉपर कंडक्टर, यानी तीनों सिलिंड्रिकल है। मैंने आपको बोला क्या कि रेजिस्टिविटी आपका शेप साइज पर डिपेंड करता है? ना, वो तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया में। रेजिस्टिविटी को एरिया लेंथ से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस उसको इतना जानना है कि भाई तुम किस चीज के बने हुए हो, लोहा के या पत्थर के, बस उसको इतना ही जानना है। कितना बड़ा है कितना छोटा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये तो हमारा क्या था? पहला वाला। अब रेजिस्टिविटी में क्या लिखिएगा? यहां पर देखिए रेजिस्टिविटी के लिए क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों? बताइए। रेजिस्टिविटी के लिए लिखिएगा सिंस जो हमारा रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड करता है किसमें? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है ना प्यारे बच्चों, तो आपको वर्ड में लिखना होगा नेचर ऑफ मटेरियल। एंड हियर मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, एंड हियर इन ऑल थ्री फिगर्स क्या होगा बताइए? ऑल 3 फिगर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। ये आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको 1 मार्क्स चाहिए, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, देयरफॉर रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ बी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ सी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए मैंने आपको वर्ड में लिख के भी बता दिया, सिंस रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड हियर इन ऑल द अबव 3 फिगर विच इज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, देयरफॉर तीनों का रेजिस्टिविटी क्या होगा? सेम होगा। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। इसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी बता दिया और समझ में भी आ गया होगा। समझ में आ गया तो पता फटाफट ताली ठोक दीजिएगा। तो क्या अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चले? ये भी प्यारा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया ना, बिल्कुल उसी वाले कॉन्सेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन बेस्ड है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? द टेबल बिलो लिस्ट द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑन चेंजिंग द फिजिकल पैरामीटर सच एज लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ए, सेलेक्ट द रो कंटेनिंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट आंसर यस। यानी क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों? यहां पर देखिए आपका एक टेबल बना हुआ है, इसमें 4 आपका क्या है? रो है। इसमें पहला वाले में क्या बोल रहा है कि हम लोग लेंथ को ट्रिपल कर दिए, तो इसका आंसर क्या आ रहा है कि रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो गया। यानी कि अगर हमने लेंथ को 3 गुना किया तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना हो जाएगा। सेकंड वाले में एरिया को अगर हम लोग हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। ये 4 दिया हुआ है। आपको क्या बताना है कि ये इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कि नॉट करेक्ट है। क्या बात क्लियर है? कुछ हार्ड थोड़ा है। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या होगा, सिंपल तो है। देखिए एक एक करके करिए। पहला वाला देखिए, हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? रो एल बाय ए। अब देखिए प्यारे बच्चों इसमें क्या बोल रहा है? लेंथ को ट्रिपल कर दिया। तो देखिए बाकी तो इसमें एरिया के बारे में कुछ बोला ही नहीं, रो के बारे में बोला ही नहीं, यानी कि वो कांस्टेंट है। कुछ ना बोला जाए ना तो मान लीजिएगा वो कांस्टेंट है। तो प्यारे बच्चों लेंथ को ट्रिपल कर दिया, यानी कि जो हमारा न्यू आर होगा, जिसको मैं अगर आर डेस डिनोट करूं, आर डेस या फिर आर ए से, तो ये क्या हो जाएगा? रो रो रहेगा। एल हमारा क्या हो गया? अब हमारा ट्रिपल हो गया ना, तो एल हमारा 3L हो गया। और एरिया के बारे में कुछ बोला नहीं है, इसलिए ए हम लोग एरिया को ए ही लिखेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे। अब देखिए ये 3 बाहर आ जाएगा, रो एल बाय ए हो गया। अब रो एल बाय ए क्या हो गया? हमारा जो ओरिजिनल वाला रेजिस्टेंस था वो आ जाएगा, तो 3R हो गया। तो प्यारे बच्चों अगर हम लोग लेंथ को 3 गुना किए तो जो हमारा रेजिस्टेंस है, न्यू रेजिस्टेंस, वो पुराने वाले रेजिस्टेंस से 3 गुना हो गया, 3R आ गया।
गया, यानी रेजिस्टेंस बिकम 3 टाइम्स। यस, यानी ये वाला तो करेक्ट है। यहाँ हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया, तो ये तो हमारा नहीं होने वाला है। सेकेंड देखिए प्यारे बच्चों, सर क्या ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, क्यों नहीं, आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, बी वाला, एरिया इज हाफ, तो एरिया को हाफ किया गया तो क्या होगा बताइए, रो एल बाय ए फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जिसको अगर मैं आर डे से डिनोट करूं तो रो एल एल रहेगा, क्योंकि एल के बारे में बोला नहीं गया सेकंड वाले पार्ट में। एरिया को हाफ किया गया यानी एरिया को ए बाई 2 कर दिया गया है, तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, रो एल बाय ए आ जाएगा, और रो एल बाय ए क्या है हमारा, आर है, यानी पुराना वाला रेजिस्टेंस है, यानी कि अगर एरिया को हाफ करते हैं तो जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस है वो पुराने वाले रेजिस्टेंस से डबल हो जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है, रेजिस्टेंस बिकम डबल। यस, यानी ये वाला भी करेक्ट है, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए थर्ड वाला, वायर इज पुल टू डबल इट्स लेंथ। अब देखिए प्यारे बच्चों, बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। देखिए पहले वाले में बोला गया है लेंथ इज ट्रिपल, तो यहां पर तो बस लेंथ का बात किया गया, बट यहां पर देखिए वायर इज पुल टू डबल इट्स लेंथ। प्यारे बच्चों, जब ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ना, तो उस टाइम इसका मतलब ये नहीं हो गया कि एल को 2L कर दिया, नाना। जो आपका वायर मांग चलिए कि पहले ये सिलेंड्रिकल वायर था मान लीजिए, तो अगर ये एल था ना, तो जो आपको क्या बोला जा रहा है कि जो न्यू आपका जो वायर है उसको डबल कर दिया गया, तो लेंथ तो 2 गुना हुआ है, बट यहां पर सिर्फ लेंथ डबल नहीं होगा, क्योंकि वायर को पुल करके डबल कर दिया गया है। तो इस वाले क्वेश्चन का एक दूसरा टेक्निक होता है, बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको बता दूं। अगर कहीं पे क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिले कि वायर इज स्ट्रेच या फिर पुल टू डबल इट्स लेंथ, तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है, जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में अगर हम लोग लेंथ को डबल किए हैं तो क्या हो जाएगा, आर डेस हमारा 2L का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, हमारा जो न्यू वाला रेजिस्टेंस है वो हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। बट देखिए अगर आपको ये नहीं आता है, देखिए ये यूजुअली ना हायर स्टैंडर्ड में यूज होता है, बट कोई बात नहीं, अगर आपको ये समझ में नहीं आए मैं बता दूं। अगर कभी क्वेश्चन वायर इज पुल्ड या फिर स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका न्यू लेंथ होगा वो हमारा डबल हो जाएगा, बट जो एरिया होगा ना न्यू वाला वो हाफ हो जाता है, इसलिए ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाता है 4 टाइम्स हो जाता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, भूल जाइए। अरे भाई सी हमें नहीं आता, नहीं आता छोड़ दीजिए, ठीक है। डी तो देखिए आपसे तो इनकरेक्ट पूछा गया, ये नहीं आता, मैंने मान लिया ये हमें नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। डी में आइए मेरे बच्चों, डी में क्या बोला जा रहा है, डायमीटर इज डबल। अरे भाई ये तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्या बताइए, हमने पढ़ा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए होता है। एरिया यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में एरिया को क्या पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं, यस बिल्कुल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहां पर डायमीटर या रेडियस की बात हो रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करें, क्वेश्चन में क्या बोला, डायमीटर इज डबल, मतलब क्या बताइए, डायमीटर इज डबल का मतलब हो गया कि जो आपका जो न्यू डायमीटर हो जाएगा वो हमारा 2D के बराबर, यही ना मतलब हुआ, यही तो मतलब होगा, और क्या मतलब होगा बताइए। अगर पुराना डायमीटर अगर D था तो नया डायमीटर अगर इसको मैं D डैश डिनोट कर रहा हूं तो वो 2D हो गया। अब हमें पता है, क्या पता है बताइए, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस होता है। यस, अरे यार इतना तो पता होगा आपको, ये एक सर्कल है, सर ये क्या बना दिया आपने, ये सर्कल है तो ये रेडियस हो गया और ये हमारा रेडियस हो गया, ये दोनों का अगर मैं बोलूं तो ये हमारा डायमीटर हो जाता है, यानी कि d इज इक्वल टू 2r। तो यहां से देखिए क्या मैं d डैश को r डैश बाई 2 लिख सकता हूं, यस बिल्कुल लिख सकता हूं। ये 2 रहेगा, ये मैं डायमीटर है, इसको मैं r बाई 2 लिख देता हूं। अब ये 2 कटा तो यहां से r डैश क्या आ गया, 2r आ गया। अरे भाई समझ में तो आ रहा है, प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना, डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है। तो 1 मिनट हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा 1 मिनट, ये हमने क्या कर दिया, यहां पर देखिए d डैश हमारा 2d दिया हुआ है और d हमारा 2r के इक्वल होता है। तो इस केस में जो हमारा d डैश है वो क्या हो जाएगा, 2r डैश के इक्वल हो जाएगा। इस केस में जो d हमारा वो क्या हो जाएगा, 2r के इक्वल हो जाएगा। ये 2 कटा तो यहां से r डैश क्या आ गया, 2r आ गया। क्या बात क्लियर है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं, डायमीटर डबल कर दिया यानी कि रेडियस भी
हमारा डबल हो गया। हमने ये वाला कैलकुलेशन से पता कर लिया। अब देखिए क्या करना, सिंपली अब आप लोग क्या कीजिए, जो न्यू रेजिस्टेंस इसको फाइंड आउट कीजिए। रो एल बाई पाई हो गया, आर की जगह क्या लिखिएगा, हम लोग लिखेंगे 2r ना, तो 2r का होल स्क्वायर, ये रो एल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो यहाँ से 1/4 अगर मैं बाहर ले लूँ तो रो एल बाई पाई आर स्क्वायर हमारा पुराना वाला रेजिस्टेंस के इक्वल था। यानी क्या हो गया, अगर डायमीटर को डबल करेंगे तो जो हमारा नया रेजिस्टेंस है वो पुराना वाले या फिर ओरिजिनल वाले रेजिस्टेंस से 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस बिकम 1/4। यस 1/4, सही तो है 1/4, तो ये करेक्ट है, यानी ये भी करेक्ट है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये वाला तो हमारा गलत हो गया ना प्यारे बच्चों। यस, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से बता दिया। आई होप इट्स क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। मजा आया तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया थोड़ा सा बैक करके वापस से देखिए, डेफिनेटली समझ में आने वाला है। थर्ड वाला क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। खुद पहले आप लोग क्वेश्चन को रीड कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, 10 सेकंड का टाइम दीजिए, तब तक क्वेश्चन को रीड करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। सो प्यारे बच्चों, आई होप अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड थोड़े हैं। देखिए सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, एक आपका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर जी, कि जो आपके घर में जो अप्लायंसेस यानी कि जो बल्ब ये सब यूजुअली हो गया वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूजुअली कनेक्ट किया जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फायदा क्या होता है कि अगर एक, ध्यान सुनिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जो आपके घर में अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि बल्ब हो गया, तो वो सभी आपका यूजुअली पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक बल्ब खराब हो गया और अगर आपका घर में जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज वाला है, तो आपका सारा बल्ब क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जो भी कनेक्टेड होंगे। बट पैरेलल में क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आपके घर में 2 बल्ब है, ठीक है प्यारे बच्चों, सपोज कीजिए आपके घर में दो बल्ब है, तो उसमें ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि अगर एक खराब होगा ना तो दूसरा आपका खराब नहीं होगा, दूसरा आपका जलता रहेगा। ये हमारा फायदा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी कि एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो दूसरा बल्ब जलेगा। बट सीरीज का क्या घाटा होगा, अगर एक बल्ब खराब हो गया तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा बल्ब है वो भी नहीं जलने वाला है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसी पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि B1 B2 B3 यानी B1 B2 B3 आर 3 आइडेंटिकल बल्ब, यानी तीनों बल्बे मान के चलिए, तीनों कोई कंपनी और पेट या जो भी कंपनी होता है प्यारे बच्चों, मान लीजिए ना XYZ कंपनी का बल्ब है या फिर आपका कंपनी का कोई बल्ब है, मान लीजिए। व्हेन ऑल 3 बल्ब्स ग्लो अ करंट ऑफ 3 एम्पियर इज रिकॉर्डेड बाय द एमीटर ए। आपसे क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ द अदर 2 bulb when the bulb B1 gets fused। यस, यानी देखिए प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, B1 B2 B3 ये 3 बल्ब को कनेक्ट किया गया है। अब आपसे बोल रहा है कि भाई ये जो B1 बल्ब है ना ये तो फ्यूज्ड हो गया, यानी खराब हो गया। अब बाकी का जो B2 एंड B3 बल्ब है वो भी क्या फ्यूज होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा B1 फ्यूज होने के बाद। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसी पे आंसर आपको देना है। क्या देना है बताइए। सबसे पहले देखिए ये जो B1 बल्ब है, B2 बल्ब है, B3 बल्ब है, ये सीरीज में कनेक्टेड है या फिर पैरेलल में। प्यारे बच्चों देखिए इसका एक सिंपल सा रूल है, यहां से करंट आएगा ना, जहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए ये जो पहला बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, तीसरा बल्ब है, यहां पर देखिए हर एक जगह करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, यानी क्या हो गया, ये तीनों जो बल्ब है ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। यानी अगर आपका B1
वन बल्ब है, नेम है बल्ब का B1 बल्ब, अगर ये फ्यूज्ड होगा तो B2 एंड B3 पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज जलता रहेगा क्योंकि तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो क्या बात क्लियर है, कहानी खत्म, यही हमारा आंसर होगा। क्या लिखना है आपको, आप मैं बोलूंगा वही लिखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको लिखना ये है कि सिंस B1 B2 B3 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन and be noted in parallel combination, if one bulb gets fused there will be no effect in the other bulb if it is connected in parallel combination. Therefore in this question all three bulbs are connected in parallel combination and B1 bulb gets fused, therefore no effect will be there in B2 and B3 bulb। कहानी खत्म। देखिए जो मैंने बताया इंग्लिश वो तो आपको खुद से लिखना है, मेन क्या था आपको समझना है। साइंस इज नॉट अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, समझे, ये आपको समझना है। मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया कैसे लिखना है, क्या करना, सिंपल सा हिंदी में ध्यान में रखिए। B1 अगर फ्यूज किया तीनों पैरेलल में है यानी कि B2 एंड B3 में कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ये B2 एंड B3 एज इट इज जलता रहेगा B1 फ्यूज होने के बाद क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। दैट्स वर्डिंग में आप लोग खुद से लिख दीजिएगा, मैंने तो आपको बता दिया, इतना काम तो कर ही सकते सर जी, हम लोग तो बहुत मेहनती। यस बिल्कुल, मार्क्स तो आपको लाना है, मैं तो बस आपको गाइड कर सकता हूं, आपको टीच कर सकता हूं, बाकी तो काम आपका है। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोल रहा है, आप वनी एक कोई लड़की का नाम है मान लीजिए, कनेक्टेड आ हॉट प्लेट टू 220 वोल्ट लाइन, यानी क्या हो गया हमारा जो भी दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस वो 220 वोल्ट दिया गया है। विच हैज अ टू रेजिस्टेंस कोइल्स ए एंड बी, दोनों का रेजिस्टेंस क्या है 22 ओम, यानी कि दो रेजिस्टर है आर ए जिसका एंड एक है आर बी, ये दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो 22 ओम दिया गया है। अब देखिए सिंपल है ना, ये तो हमने देख लिया भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ वो तो हमने गिवन लिख लिया। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, नाउ सी वांट्स टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग व्हेन दिस कॉइल आर यूज इंडिविजुअली, यानी कि तीन क्वेश्चन है, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब हम लोग क्या करेंगे एक लाइन को खींच देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो वनी है ना वो तो देखिए जो जो गिवन डेटा था वो हमने लिख लिया। अब वनी को इस वाले कॉम्बिनेशन जो हमने ये सब फाइंड आउट किया है इसको क्या करना है, सी वांट टू कैलकुलेट द करंट, यानी कि उसको करंट को कैलकुलेट करना है ये तीन केस में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि यूज्ड इंडिविजुअली, यानी कि वनी है क्या कर रही है बताइए, एक बार रेजिस्टेंस ए को ले रही है, एक बार बी को ले रही है, फिर करंट निकाल रही है। फिर जो वनी है वो एक बार पोटेंशियल डिफरेंस वी को ले रही है, रेजिस्टेंस बी को ले रही है, करंट निकाल रही है। प्यारे बच्चे कुछ है ही नहीं, इसमें क्या करना है आपको B = IR का फॉर्मूला लगाना है, बस दैट्स इट, सिंपल है, हलवा तो है। देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस ए है एंड रेजिस्टेंस बी है, दोनों के केस में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो तो सेम ही है, तो इसलिए हमारा डायरेक्ट आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों केस में अगर इसको मैं केस 1 लूं और केस 2 लूं प्यारे बच्चों, तो क्या बोल रहा है इंडिविजुअली ना, तो केस 1 में अगर मैं आर ए की बात करूं, यहाँ पर आर बी की बात करूं, तो फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा। V = I, और आपको निकालना क्या इलेक्ट्रिक करंट, यानी आपको I निकालना है, तो I = क्या हो जाएगा V/RA हो जाएगा। तो V कितना है 220, आर ए कितना है 22, तो आ कितना गया 10, दिख रहा है कि नहीं, यस दिख रहा है, 10 एम्पियर आ जाएगा ना, करंट का यूनिट एम्पियर होता है, तो सिंपल। इसी तरह यहाँ पर भी यही होगा, I = V/RB हो जाएगा। B 220 वोल्ट है, आर रेजिस्टेंस और B हमारा 22 ओम है, ये काट के कितना आ जाएगा 10 एम्पियर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या आ गया, दोनों के केस में हमारा 10 एम्पियर, आंसर दैट्स इट, सिंपल हलवा लड्डू क्वेश्चन था। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस हमारा इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया, उसके बाद आपको क्या निकालने बोला गया, तीनों में आपको करंट ही निकालना है। अरे भाई कितना इजी क्वेश्चन है, क्या करना है, व्हेन आर ए एंड आर बी आर कनेक्टेड इन सीरीज, आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं बताइए,
कितना इजी है, आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देयरफॉर क्या हो जाएगा, जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा सीरीज में कनेक्ट करने के बाद वो क्या होता है, आर ए प्लस आर बी होता है। दोनों को ऐड कीजिए, दोनों 22 है तो 22 ये क्या हो जाएगा 44 ओम हो गया। उसके बाद क्या निकालना, अरे भाई निकालना तो करंट ही है, तो वापस वही फॉर्मूला B इक्वल टू आई आर, वहां से आई V बाय आर आज हो जाएगा। B क्या दिया हुआ हमारा, B तो वही रहेगा 220 और R ये हमारा नेट हो जाएगा ना, तो ये हमारा क्या है 44, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बताइए, ये हमारा 5 आ जाएगा ना, यस 5 एम्पियर आ जाएगा, काट लीजिएगा, इतना तो आपको आता ही होगा सिंपल। थर्ड में क्या बोला गया, कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना, क्या करंट ही तो निकालना है। अरे भाई वापस से क्या कीजिए बताइए, पैरेलल के लिए क्या होगा, वापस लिखिए व्हेन आर ए एंड आर बी आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यस आपको थोड़ा सा ना सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देयरफॉर क्या हो जाएगा 1 बाई आर नेट, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई आर नेट इज इक्वल टू 1 बाई आर ए बाई 1 बाई आर बी, यहाँ पर आर ए कितना 22, ये आर बी भी 22, एलसीएम लीजिएगा कितना आ जाएगा 22, 1 + 1 2 आ जाएगा, ये 1/11 आ गया और ये 1 बाई आर नेट आ गया। यहाँ से बच्चे ना गलती करते हैं, यहाँ से आर नेट 1/11 थोड़ी आया, ये 1 बाई आर नेट हमारा 1/11 आया, तो यहाँ से आर नेट कितना आ गया 11 आ गया प्यारे बच्चों, 11 ओम आ गया। अब क्या करना है आपको, इसके बाद आप लोग फॉर्मूला लगाइए, V इक्वल टू आई आर, यानी कि I इक्वल टू B बाई आर, B वापस से 220, आर हमारा 11 ओम, ये काटी का तो कितना आ जाएगा 20 एम्पियर, दैट सिंपल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पहले वाले केस का 10 एम्पियर दोनों केस में, दूसरे वाले केस का 5 एम्पियर, थर्ड वाले केस का 20 एम्पियर। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, क्या हार्ड था क्या, अरे लड्डू क्वेश्चन था, समझ में तो आया है ना, यस सर जी आ चुका है, वेरी गुड। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। क्या बोला जा रहा है, स्टेट द लॉ विच गिव द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अरे भाई इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, ऐसा आपको बोला जा रहा है, एक लॉ बताइए जो आपने पढ़ा होगा, और क्या बोला जा रहा है, लॉ हमारा रिलेशनशिप देता है करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, यानी कि करंट यानी I एंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी B। अरे भाई आपने क्या पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा है कि नहीं, ओम्स लॉ, तो यस इसका आंसर क्या हो जाएगा ओम्स लॉ, सिंपल। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, बट बच्चे ना पता नहीं इतना एक्साइटेड, यस ओम्स लॉ ओम्स लॉ ओम्स लॉ, यस आता है आता है। अरे भाई एग्जामिनेशन हॉल में इतना एक्साइटमेंट मत दिखाइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, स्टेट, यानी कि उस वाले लॉ को आपको क्या करना है, स्टेट कैपिटल नहीं बताना है, स्टेट यानी कि डिफाइन करना है लॉ को। तो ओम्स लॉ तो होगा, इसके आपको 1 मार्क्स मिले, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, दूसरा मार्क्स किसमें मिलेगा, इसको स्टेट करने का, यानी कि इसको वर्ड में लिखने का, लॉ को बताने का कि ये लॉ बोलता क्या है। तो ये लॉ क्या बोलता है प्यारे बच्चों, जो हमारा करंट होता है ना वो डायरेक्टली क्या होता है बताइए, करंट जो हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो ये आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में बताना है, ये मैंने आपको बता दिया। बच्चे ओम्स लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये गलत है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। जो करेक्ट ओम्स लॉ होता है वो होता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बात क्लियर है, क्या प्यारे बच्चों समझ में तो आ रहा है ना, क्या होगा बताइए, इसको डिफाइन कैसे कीजिएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस इट्स एंड्स। यस ये आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया, ये गलती ना कीजिएगा, ये होता है ओम्स लॉ ना कि ये होता है। तो ये दोनों चीज कीजिएगा, जो मैंने स्टेटमेंट बताया उसको लिखिएगा, तो 1 + 1 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्या था, हमारा ओम्स लॉ था, ये मैंने आपको बता दिया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का 5 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। बिना होमवर्क के हमारा वीडियो एंड हो ही नहीं सकता। तो प्यारे बच्चों होमवर्क क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कमेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर्स एज शोन इन द फिगर। प्यारे बच्चों जो बच्चे होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना, गलत तो गलत सही तो सही एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं, उनका नेम भी मैं बहुत जल्द अपने वीडियो में लेने वाला हूं और उनको मैं गिव अवे भी दे रहा हूं, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो प्लीज होमवर्क क्वेश्चन जरूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आपको करंट निकालना। आप देखिए ये हार्ड नहीं है, डरना नहीं है, क्या
मैंने क्या बताया था बताइए, सिंपल है, यहाँ से करंट आपका निकलेगा, आई करंट निकलेगा, यहाँ से करंट आई निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर दो जगह करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि करंट जहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाते हैं। यानी क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए कि यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ पर I1 गया, यहाँ पर I2 गया, तो I1 यहाँ भी जाएगा, I1 यहाँ भी जाएगा, और I1 प्यारे बच्चों यहाँ पर भी जाएगा ना। यस, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से हमारा करंट गया तो यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, नो डाउट, बट यहाँ पर अगर I1 गया है तो यहाँ पर भी I1 जाएगा और यहाँ पर भी I1 जाएगा। ध्यान से फोकस कीजिएगा, यानी ये तीनों रजिस्टर में जो हमारा करंट जा रहा है वो सेम जा रहा है, यानी कि ये तीनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो पहले ये तीनों का आप लोग नेट रेजिस्टेंस निकालिएगा, फिर देखिए यहाँ पर I2 है, यानी कि ये तीनों सीरीज में है। उसके बाद जो ये तीनों का नेट रेजिस्टेंस आएगा उसको एंड ये वाला को आप लोग क्या कीजिएगा, पैरेलल में, आप पैरेलल वाला जो फॉर्मूला होता है नेट रेजिस्टेंस का उसको यूज करके लगा दीजिएगा, वहां से नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। देन V इज इक्वल टू IR, हमारा V 3 वोल्ट दिया हुआ है, वहां से हमारा करंट आ जाएगा। मैंने आपको हिंट दे दिया है, जो बच्चे आप लोग कमेंट करके बताइएगा उनका नेम मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में लेने की कोशिश करूंगा, प्लीज जरूर बताइएगा। हिंट काफी है, ये तीनों सीरीज में है, जो भी नेट आएगा उसको इसके साथ पैरेलल में कर दीजिएगा, उसके बाद V इज इक्वल टू IR आंसर आ जाएगा। कमेंट करना अब ये आपके हाथ में है। तो प्यारे बच्चों यहां तक आपने वीडियो देखा, सो थैंक यू सो मच देखने के लिए। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक्स द नॉइज। यस, मतलब क्या करना है आपको, साइलेंट में, आपको साइलेंस में यानी चुप के आपको स्टडी करना है। अगर आपसे कोई दोस्त पूछे अरे यार तुम कितना पढ़ लिया, यार आप बोलिएगा यार मैंने तो अभी कुछ शुरू भी नहीं किया, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मेरा तो एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जाम 10 दिन बाद आने वाला है। ये होता है रियल सक्सेस, साइलेंट में वर्क करना। अगर आप चिल्ला के बोलिएगा ना अरे मैंने तो NCERT कर लिया, अरे मैंने तो फास्ट एजुकेशन वाले सर का वीडियो देख लिया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाला, अरे मैंने तो NCERT एग्जाम्पलर कर लिया, अरे मैंने तो सवाल कर लिया, अरे भाई ये चिल्ला के आपको नहीं बोलना है, साइलेंट में वर्क कीजिए। सक्सेस यानी कि जो आपका मार्क्स होगा वो आपको डिफाइन करेगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। सो प्यारे बच्चों मैं आपको चलिए एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। मैं भी जब बच्चा था ना, मतलब कि क्लास 10th में था, आपकी जितना बड़ा था, तो देखिए मेरा भी जानते एक नेचुरल टेंडेंसी था कि मैं उस टाइप का, या एक तरह से बोल सकते हैं इंट्रोवर्ट टाइप का था। प्यारे बच्चों मैं ना, जैसे कि सर लोग कुछ पूछते थे तो मैं वो हाथ खड़ा करके जल्दी आंसर स्टार्टिंग में नहीं देता था, तो सर लोग मुझे उतना स्टार्टिंग में जान नहीं पाए कि स्टूडेंट कैसा है, ब्रिलियंट है या फिर कैसा है। बट जब हमारा पहला प्रीडिक्ट टेस्ट हुआ था उसमें पूरी क्लास में मैं ही एक ऐसा बच्चा था जिसका 25 आउट ऑफ 25 सभी सब्जेक्ट में, बस एक सब्जेक्ट को छोड़ के उसमें 24 आया था, आई गेस इंग्लिश था, आया था। तो वहां से सर ने मुझे जाना कि यस ये बच्चा ब्रिलियंट है, वहां से हम लोग इस बच्चे से कुछ एक्सपेक्टेशन हम लोग कर सकते हैं, ये बच्चा हमारा स्कूल का नाम जरूर रोशन करेगा। तो यही चीज को आपको ध्यान में रखना है, साइलेंट में स्टडी करना है और अपने मार्क्स से टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को प्रूव कीजिएगा, ये बात को ध्यान में रखना है। समझ गए तो वेल एंड गुड, नहीं समझे तो फिर समझिए बैक करके। सो प्यारे बच्चों यही था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर इसी तरह और वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये वाला PDF चाहिए इस वाले नोट्स का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट जरूर कीजिएगा होमवर्क क्वेश्चन का, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।